हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। देखिए, आज सिलेक्शन वाली क्लास का डे 5 होगा, पार्ट 5 भी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लागत के मूल तत्व। इससे पहले जो हमने बात करी थी, लागत की बात करी थी, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था, उसकी क्या क्या रीतियां थी, क्या क्या पद्धतियां थी, क्या टेक्निक्स थी, और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। लेकिन बात यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाती कि अकाउंटिंग इससे भी आगे यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में काफ़ी कुछ ज़रूरी होता है, जिसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना होता है। तो आज हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सब्सक्राइबर बढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि एक यही ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। आज की मेहनत से आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि वाकई में मेहनत आपकी रात दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। आप देखेंगे एक एक डायग्राम में कितना कितना समय लगता है। देखिए, जैसे जिस तरह का ये डायग्राम आज यहाँ पर होगा, तो ऐसे डायग्राम बनाने में भी डायग्राम की हेल्प से भी आपको काफ़ी कुछ दिया गया है, ताकि आपकी जो बेस्ट यहाँ पर आपका मटेरियल हो सकता है वो ये सिद्ध हो। तो बेस्ट मटेरियल सिद्ध होने के लिए मटेरियल अच्छा भी होना है, और वो मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हक आपके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और यहाँ पर आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर आज सबसे पहले बात करेंगे लागत के प्रमुख उद्देश्य। अगर लागत के प्रमुख उद्देश्य देखें तो यहाँ क्या थे? तीन उद्देश्य मेन थे जो हमने लास्ट चैप्टर में देखे थे। वो तीन मेन उद्देश्य क्या थे? एक तो ये था कि लागत का निर्धारण करना। लागत के उद्देश्य की अगर बात करें तो एक तो लागत का निर्धारण करना, और दूसरा लागत को नियंत्रण करना, और तीसरा था जो प्रबंधकीय निर्णयों में सूचना उपलब्ध कराना। निर्णय हेतु सूचना उपलब्ध कराना। तो ये तीन काम किसके थे? ये थे लागत लेखांकन के उद्देश्य, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग आप क्यों करते हो। तीन उद्देश्य हैं आपके। नंबर वन, निर्धारण करना लागत का। दूसरा, उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। और प्रबंधकीय निर्णय हेतु सूचनाएं उपलब्ध करना। लेकिन अगर आप सोचते हैं बात यहीं पर पूरी हो जाती है, तो बात यहाँ पर पूरी नहीं होती। कुल लागत की जानकारी मात्र संभव नहीं है यहाँ पर। प्रबंधकीय आवश्यकताओं की पूर्ति केवल ये नहीं है कि आपने कुल लागत बता दी यहाँ पर। इसके अलग भी यह भी आवश्यकता है कि लागत के जो मूल तत्व हैं, जो लागत के विभिन्न तत्व हैं, उनका विश्लेषण किया जाए। अर्थात यह देखा जाए कि लागत में कौन कौन से व्यय शामिल हैं और उनकी प्रकृति क्या है। वो व्यय प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष हैं, कौन सा व्यय स्थिर है, कौन सा व्यय परिवर्तनशील है। इन सब की बातें भी, इन सब का भी डिस्कस यहाँ होना चाहिए। यह विश्लेषण उत्पादन की सही लागत मालूम करने एवं भविष्य के लिए नीति निर्धारित करने में अत्यंत लाभदायक होता है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जो लागत के तत्व हैं उनका वर्गीकरण किया जाए और उनका अध्ययन किया जाए। बात यही नहीं थी कि आपने कॉस्ट को, लागत को कंट्रोल नियंत्रित कर लिया, निर्धारित कर लिया और प्रबंध को भी सूचनाएं उपलब्ध करा दी। नहीं, ये भी देखना जरूरी है कि आखिर आपने कुल लागत का तो पता लगा लिया, लेकिन ये लागत जो बनी है, इस लागत के मूल तत्व हैं क्या, उनका वर्गीकरण करना भी जरूरी होता है। तो इसी के लिए हमें आज यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपने प्रीवियस पेपर देखे हैं तो आप प्रीवियस पेपर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए इसके क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं। बस मेरे साथ वीडियो में टिल द एंड तक आप बने रहे। पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे हम अपने फिर क्वेश्चंस पर। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अपने तत्व कौन कौन से हैं। तो लागत के तत्वों की अगर बात करें तो यहाँ उन सभी व्ययों से बात होगी। लागत के तत्व मतलब उन व्ययों की बात की जाएगी जिनकी सहायता से किसी भी वस्तु का निर्माण किया गया है। किसी भी वस्तु का जिनकी सहायता से निर्माण किया गया है, वही क्या है? लागत के तत्व। इन्हीं किसी वस्तु की लागत के अंग, इन्हें क्या कह सकते हो आप? लागत के अंग कह सकते हो, आवश्यक भाग कह सकते हो। इनके ये नेम हो सकते हैं। अब ये कौन कौन से होंगे? अगर इनकी बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके, जैसे सामग्री, श्रम मतलब लेबर, व्यय एक्सपेंसेस,
ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व ये होते हैं। ये आपको याद रखना है। इंग्लिश भी आपके सामने है, अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। चलो इनको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं और आप देखेंगे, देखिए कितनी मेहनत से ये डायग्राम आपके लिए तैयार किया है। यहाँ किसी से कॉपी नहीं है, हैंडमेड है बिल्कुल, ये हाथ से बनाया हुआ, मतलब टाइप करके बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं टीम कितनी मेहनत आपके लिए कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज प्लीज जरूर करें और लाइक वीडियो को करें। तो देखिए यहाँ पर लागत के तत्वों को समझाया गया है बड़े ही क्लियरली तरीके से। तो लागत के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो कितने होते हैं? यहाँ पर आपके मेनली आपके 3 होते हैं। व्यय एक्सपेंसेस, सामग्री मटेरियल और लेबर श्रम। इन तीनों से एक्सपेंसेस, मटेरियल और लेबर, ये तीनों होते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पर अगर व्यय की भी बात करें तो व्यय आपके कितने हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं। सॉरी, सामग्री आपकी कितनी हो सकती है? सामग्री आपकी 2 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी सामग्री हो सकती है? तो यहाँ पर आप देखिए इजीली इससे आप समझ सकते हैं। देखिए अगर बात करें एक्सपेंसेस की, थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने उसको सही कर दिया है। देखिए व्यय एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपके 2 तरह के हो सकते हैं। व्यय आपके 2 तरह के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। सामग्री आपकी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है और इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। श्रम लेबर आपकी 2 तरह की होगी, डायरेक्ट लेबर हो सकती है और इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है। तो ये सभी क्या है? ये हैं तत्व, आपके लागत के तत्व या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब इन एक-एक की बातें हम आगे करने वाले हैं कि किस तरह से इफेक्ट डालते हैं, किस तरह से इनकी बातें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले, अगर सबसे पहले मटेरियल की बात करें, लागत की बात करें, और लागत में सबसे पहले बात किसकी करनी है? मटेरियल की। तो पहले मटेरियल देखते हैं। तो मटेरियल जो होगा, जो सामग्री होगी आपकी, देखिए मटेरियल जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है आपकी लागत का। क्योंकि देखिए कोई भी वस्तु बिना मटेरियल के तैयार नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे बड़ा भाग भी इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा? सामग्री। अब सामग्री की बात आप पीछे देख ही चुके हैं कि कितनी तरह की हो सकती है। प्रत्यक्ष हो सकती है, अप्रत्यक्ष सामग्री हो सकती है, मतलब डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है। पहले देख लेते हैं डायरेक्ट होगी तो डायरेक्ट में क्या होगा? तो पहले वह सामग्री जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है, और कैसे प्रयोग की जाती है? प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है और निर्मित वस्तु की प्रमुख अंग होती है। जो आपने माल तैयार किया है, जो वस्तु आपने बनाई है, उसका जो प्रत्यक्ष अंग होगा वो आपकी प्रत्यक्ष सामग्री होती है। इस प्रकार की सामग्री का निर्मित वस्तुओं में भौतिक अस्तित्व भी होता है। ये चीज, ये जो है भौतिक अस्तित्व भी दिखता है उसमें, जो भी वस्तु बनाई है उसमें इसका भौतिक वस्तु ये अलग ही दिख जाती है। निर्मित वस्तु में लगी इसकी मात्रा तथा मूल्य को सरलता से जाना जा सकता है। अगर हम यहाँ सरल शब्दों में, बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोले तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष सामग्री से अभिप्राय उस सामग्री से है जिसकी वस्तु बनी हुई होती है। मतलब जिस सामग्री से वस्तु बनी हुई है उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। जैसे अगर चीनी उत्पादन में देखें तो गन्ना, गन्ना। दूसरा, फर्नीचर बनाने में लकड़ी, लकड़ी अलग आपको दिख जाएगी, अलग पता चल जाएगी। तो देखिए भाई, बिना लकड़ी के फर्नीचर नहीं बन सकता। तो लकड़ी क्या है? ये प्रत्यक्ष सामग्री हो गई है किसकी? फर्नीचर के लिए। गन्ना, बिना गन्ने के चीनी नहीं बन सकती। अगर आप गन्ने से चीनी बना रहे हैं वो अलग बात है, चुकंदर शुगर बीट से भी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? गन्ने से चीनी अगर बन रही है तो अलग ही ये जो सामग्री है गन्ना, ये क्या हो जाएगा चीनी बनाने में? प्रत्यक्ष सामग्री होगा। लकड़ी फर्नीचर में क्या होगी? प्रत्यक्ष सामग्री होगी। कपड़ा उत्पादन के लिए सूत क्या होगा? आप कपड़ा बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? सूत से। तो सूत कॉटन क्या होगा? ये आपकी मुख्य सामग्री या प्रत्यक्ष सामग्री आपकी हो जाएगी। तो ये होती है आपकी प्रत्यक्ष सामग्री। अगर बात करें यहाँ पर संक्षेप में प्रत्यक्ष सामग्री में क्या क्या शामिल किया जाता है, जो कि जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, वह सामग्री जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है, जैसे फर्नीचर बनाने में लकड़ी, पुस्तक बनाने में कागज। वह सामग्री किसी विशिष्ट कार्य या आदेश के लिए ही क्रय की गई है। अगर आपको ऑर्डर मिला है कि आपको फर्नीचर बनाना है तो आपने इस काम के लिए लकड़ी खरीदी है। अगर आपको ऑर्डर मिला है कपड़ा बनाने का तो उसके लिए आपने क्या? सूत परचेज किया है। तो ये प्रत्यक्ष किसी विशिष्ट कार्य के लिए खरीदी जाती है। किसी ठेके के लिए क्रय की गई ईंटें तथा सीमेंट। अगर कोई ठेका आपको मिला है, ठेका करना है आपको, ठेके में बनाना है आपको कुछ, तो उसके लिए अगर आपने ईंटें सीमेंट खरीदी है तो वो भी किस में आएंगे? प्रत्यक्ष सामग्री में।
एक प्रक्रिया के तौर पर माल जो दूसरी विधि के लिए कच्चे माल का कार्य करे, जैसे एक कपड़ा मिल में कतई विधि तथा तैयार माल बुनाई विधि के लिए पृथक सामग्री का कार्य करते हैं, वह भी सामग्री जो स्टोर से किसी कार्य को पूरा करने के लिए लाई गई है। अगर कोई कार्य पूरा करना है वो आप स्टोर से लेकर आए हैं उस सामग्री को, तो उसको भी क्या कहेंगे? पृथक सामग्री कहेंगे। विशेष सामग्री लागत मूल्य सामग्री के क्रय मूल्य के अलावा सामग्री को भंडार गृह तक पहुंचने में समस्त व्यय शामिल किए जाते हैं। अगर आपको वस्तु बनाने के बाद उसको स्टोर तक पहुंचाना है, भंडार गृह तक पहुंचाना है, तो उसमें भी जो आपका खर्च आ रहा है वो भी किस में आते हैं? वो भी क्रय मूल्य में ही आपके आ जाते हैं। तो क्लियर है ये कि प्रत्यक्ष सामग्री कौन होती है? जो भौतिक रूप से उसका अस्तित्व दिखाई देता है, जो किसी विशेष रूप से अगर कुछ बनाना है तो उसके लिए स्पेशली खरीदी गई हो, तो वो आपकी प्रत्यक्ष सामग्री है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष सामग्री। इनडायरेक्ट मटेरियल को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो सामग्री ये आपकी प्रत्यक्ष नहीं होती, ये क्या होती है? इसको परोक्ष रूप से या ये सहायक होती है। मतलब अगर आप कुछ गुड्स बना रहे हैं, उसमें जैसे आप फर्नीचर बना रहे हैं, तो फर्नीचर बनाने में जो डायरेक्ट लकड़ी लगी है वो तो प्रत्यक्ष हो गई, लेकिन उसको बनाने में और जो चीजें सहायता कर रही हैं और जो सामग्री काम आ रही हैं वो क्या होंगी? या तो परोक्ष होंगी या आपकी सहायक सामग्री होंगी, वो होती है आपकी अप्रत्यक्ष। और ये करती क्या है? देखिए, इसमें उत्पादन के कार्य को कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए प्रयोग इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। किनका? इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव इनडायरेक्ट सामग्री का। अब यहां पर अगर बात करें तो जैसे मशीनों को कार्यरत रखने के लिए आवश्यक तेल या मशीनों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला कपड़ा, ये क्या है? अब आपने देखिए मटेरियल तो बन ही रहा है मशीन से, लेकिन वो जो कपड़ा आप खरीद के ला रहे हैं मशीनों की सहायता, मशीनों की सफाई के लिए ला रहे हैं, सामग्री के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं वो भी हेल्प तो कर रही है ना, गुड्स बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प तो कर रही है। मशीनों की सफाई करने में, मशीनों में तेल डालने में वो सामग्री भी तो काम आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल या अप्रत्यक्ष सामग्री। जैसे जूते में प्रयोग होने वाली कीलें, अब जूता किसका बना हुआ है? लेदर का, चमड़े का, लेकिन उसमें जो कीलें लगी हैं वो क्या है? वो आपकी क्या हो जाएंगी? अप्रत्यक्ष सामग्री हो जाएंगी। रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय में किसी कपड़े की सिलाई में प्रयोग होने वाला धागा, भाई ठीक है, कपड़ा तो हो गया आपका मेन, कपड़े से आप क्या बना रहे हैं? कोई भी गारमेंट्स बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो धागा यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? वो सहायक सामग्री हो जाएगा। बाइंडिंग करने में प्रयोग होने वाला धागा या लेही, ठीक है, ये हो जाएगी इनडायरेक्ट सामग्री। जैसे आपने अगर चीनी की बात करी थी तो मेन क्या था? गन्ना था, लेकिन उसमें अगर कोई केमिकल डाला जा रहा है फिल्टर करने के लिए, वो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष सामग्री हो जाएगा। या जो फिल्ट्रेशन मशीन को मशीन भी लगी हुई है फिल्टर करने में, तो उसमें तेल वगैरह डाले, वो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष सामग्री। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष सामग्री को आईसीएमए ने क्या कहा है? इसका आशय है सामग्री लागत से है जो लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों को प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं की जा सकती, परंतु उनमें अनुभाजित की जा सकती है अथवा अवशोषित की जा सकती है। ऐसी सामग्री जो जरूरी तो होती है, इसके बिना काम नहीं हो सकता, लेकिन इसको पृथक सामग्री में शामिल नहीं किया जा सकता, आईसीएमए ने ये कहा है। आगे बढ़ते हैं सामग्री के बाद, और अब देखते हैं श्रम या मजदूरी, या इसको लेबर भी हम कह सकते हैं। इसमें क्या है? लागत का दूसरा प्रमुख तत्व है ये आपका। पहला तो सामग्री होगा, दूसरा क्या है आपका? दूसरा तत्व है आपका सामग्री, सॉरी, श्रम। तो जो श्रम है ये आपका श्रम या मजदूरी माना जाता है। दूसरा तत्व, उत्पादन कार्य में संलग्न श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, देखिए, और उससे संबंधित वस्तु की लागत में श्रम लागत के रूप में शामिल किया जाता है। संपेक्ष में श्रम मजदूरी से आशय उन संस्था के कर्मचारियों को पारिश्रमिक मतलब वेजेस देने की लागत से है। सामग्री की तरह मजदूरी पर भी होने वाले व्यय को भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे सामग्री आपकी दो तरह की थी, ऐसी श्रम या मजदूरी भी दो तरह की हो सकती है। मजदूरी क्या है? जो आप वस्तु बना रहे हैं, उसमें आपने, जैसे आप कपड़ा बना रहे थे, आपको धागा चाहिए, वो प्रत्यक्ष सामग्री होगी। उसके लिए मशीनें चाहिए, और मशीनों को सही रखने के लिए क्या था? वो तेल वगैरह की जरूरत हो रही थी, तो वो क्या था? अप्रत्यक्ष सामग्री। इसी तरह से उसको बनाने में जो मजदूर लगे हुए हैं, वो मजदूरी जो कर रहे हैं वो क्या है? वो आ जाएगी आपकी श्रम में या मजदूरी में या वेजेज में। अब ये वेजेज भी दो तरह की होंगी। कैसी होगी? एक आपकी प्रत्यक्ष हो सकती है, एक अप्रत्यक्ष, मतलब एक डायरेक्ट वेजेज हो सकती है और एक इनडायरेक्ट वेजेज हो सकती है। अब इसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे प्रत्यक्ष मजदूरी कौन सी है। मजदूरी तो आपने देख ली, किसी वस्तु को बनाने में जो भी लेबर लगी है, जो भी श्रम लगा है, वो क्या है आपका? वो है आपकी
मजदूरी। अब यहाँ पर मजदूरी में उसमें देखेंगे प्रत्यक्ष क्या है और आपकी अप्रत्यक्ष क्या है। अगर प्रत्यक्ष की बात करें, यहाँ पर 1 मिनट मैं पहले इसको कर लेता हूँ सही, मजदूरी। तो यहाँ प्रत्यक्ष मजदूरी की बात करें मतलब आपकी डायरेक्ट लेबर की बात करें तो किसको कहेंगे? अगर किसी वस्तु का उत्पादन करना है, किसी वस्तु का अगर उत्पादन करना है, निर्माण करना है, रूप परिवर्तन करना है, तो इस पे जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय किया गया है मजदूरी के रूप में, उस प्रत्यक्ष व्यय को कहेंगे प्रत्यक्ष मजदूरी। अगर आपने किसी वस्तु के उत्पादन, निर्माण, रूप परिवर्तन पर प्रत्यक्ष रूप से किया गया मजदूरी को प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। जैसे अगर इसका मीनिंग वो देखें, सॉरी एग्जाम्पल देखें, तो आपने क्या बनवाया? फर्नीचर बनवाया, तो बढ़ई को क्या दोगे? आप मजदूरी दोगे फर्नीचर बनाने में। कारखाने में मशीनों पर कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं, उनको भी आप मजदूरी देंगे, जो कारखाने में काम करें वस्तु को बना रहे हैं। या उत्पादक मजदूरी हो सकती है, प्रोडक्शन मजदूरी हो सकती है, निर्माण या कारखाना मजदूरी फैक्ट्री वेजेज हो सकती है, या परिचालन मजदूरी ऑपरेटिंग वेजेज भी कह सकते हैं इसको। और आईसीएमए ने क्या कहा इसके बारे में? प्रत्यक्ष श्रम से आशय उस श्रम लागत से है जिसकी संबंध पूर्णता किसी निश्चित उत्पादित वस्तु या उपकार्य प्रक्रिया लागत केंद्र या इकाई से जोड़ा जा सकता है। कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से अगर कुछ कार्य हो रहा है और उस कोई वस्तु बन रही है, उस वस्तु को बनाने में जो प्रत्यक्ष रूप से मजदूरी दी जा रही है, मतलब अगर वो कार्य होगा तो आप देंगे, नहीं हो रहा तो नहीं देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी प्रत्यक्ष मजदूरी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अप्रत्यक्ष मजदूरी। देखिए, ऐसे श्रमिक जो उत्पादन कार्य में तो प्रत्यक्ष से भाग नहीं लेते परंतु उत्पादन क्रिया का संचालन में सहयोग जरूर करते हैं। देखिए, अगर आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? उसमें वो कुछ ऐसे भी श्रमिक है जो सीधे तौर पर उसमें भाग नहीं ले रहे। अगर किसी वस्तु को बनाना है तो उसमें डायरेक्टली भाग नहीं ले रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सहायता करते हैं। तो वो जो मजदूरी ले रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? आपका वो हो जाएगी आपकी अप्रत्यक्ष मजदूरी। जैसे अगर देखें यहाँ उत्पादन क्रिया पर निरीक्षण अथवा उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त मशीनों के अनुरक्षण कार्य करते, उन्हें दी जाने वाली मजदूरी। मतलब ऐसे भी तो होते हैं जो निरीक्षण करते हैं, सुपरवाइजरी करते हैं, वस्तु नहीं बना रहे लेकिन वस्तु बनाने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, काम सही हो रहा है या नहीं। सही नहीं हो रहा तो उनको बताना, आप गलत करें, इसको सही करें। तो उनको जो दी जा रही है मजदूरी, उनको जो वेजेस दिया जा रहा है, वो किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट वेजेस में आ जाएगा। जैसे मशीनों की मरम्मत करने वाले कर्मचारी। अब मशीनों से अगर मशीनों को चलाकर कुछ आप कपड़ा बना रहे हैं तो वो मजदूरी डायरेक्ट होगी, लेकिन उन मशीनों की देखरेख करने वाले जो कर्मचारी हैं वो क्या होंगे? वो अप्रत्यक्ष में आ जाएंगे आपके। फोरमैन या निरीक्षक का श्रम, कोई फोरमैन हो सकता है आपका, निरीक्षक इन्विजिलेटर हो सकता है जो देख रहा है, सुपरवाइजरी कर रहा है, तो उसको श्रम दिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो अप्रत्यक्ष मजदूरी में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं व्यय। देखिए, मजदूरी दो तरह की होगी। यहाँ पर व्यय की बात क्या है ये तो आपको पता ही होगा। व्यय क्या होते हैं? व्यय सामग्री एवं श्रम को छोड़कर वस्तु के उत्पादन, प्रशासन, विक्रय में वितरण से संबंधित सभी खर्चे व्यय के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने कोई वस्तु बनाई है तो उस वस्तु को तैयार होने में आप उत्पादन को, श्रम को छोड़ दो, सामग्री को छोड़ दो, अब जितना भी खर्चा आ रहा है, जैसे उत्पादन में क्या खर्चा आया, प्रशासन में क्या खर्चा आ रहा है, विक्रय में क्या आ रहा है, वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या खर्चा आ रहा है, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी खर्चे खर्चों के या व्ययों के अंतर्गत आते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं और अप्रत्यक्ष होते हैं। अगर प्रत्यक्ष की बात करें यहाँ पर, तो प्रत्यक्ष में कौन से होंगे? प्रत्यक्ष व्यय कौन से होंगे? किसी उत्पादक विशेष या प्रक्रिया विशेष पर विशिष्ट रूप से खर्च किए जाते हैं। किसी एक काम पर विशेष रूप से खर्च किए जाते हैं, मतलब वो काम होगा तो ये खर्चे होंगे, अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये खर्चे नहीं होंगे। जैसे खान से निकाले गए खनिज पर चुकाया गया अधिकार शुल्क। आप खान से कोयला निकाल रहे हैं तो उस पे अधिकार शुल्क, रॉयल्टी देंगे। इसका एक चैप्टर है हमारा रॉयल्टी, और इम्पोर्टेंट है, ये यूपी में भी पूछा जाता है, आपके बीपीएससी में भी पूछा जाता है और राजस्थान में भी पूछा जाता है। इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे और आप हमारी इसकी प्लेलिस्ट अलग देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर सेपरेशन क्लास चलते हैं, यूपी की अलग, राजस्थान की अलग, हरियाणा की अलग और आपकी बीपीएससी की अलग। तो उसमें ये रॉयल्टी पूरा चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, आप उसको जरूर देखें। तो अधिकार शुल्क की बात कर रहे थे। आप अगर कोयला निकाल रहे हैं तो रॉयल्टी देंगे, अगर कोयला नहीं निकाल रहे तो आप रॉयल्टी नहीं देंगे।
तो रॉयल्टी जो है शुरू आप फिलहाल इसको समझ सकते हैं किराया। तो आप इस किराए को तभी तो देंगे अगर आप उसमें से कुछ निकाल रहे हैं खादान से। अगर खादान से निकाल रहे हैं मटेरियल तभी तो देंगे। तो जो खादान से आप खान से निकाल रहे हैं खनिज, तो उस पर चुकाया गया अधिकार शुल्क भी किस में आता है? प्रत्यक्ष खर्चों में आता है। या किसी विशेष उत्पादन कार्य के लिए काम आने वाले उपकरण का किराया, जैसे कि आप मान लेते हैं कोई यहाँ पर बात करें, अगर आप मार्कर बना रहे हैं तो मार्कर में जो मशीन पर खर्च कर रहे हो आप, मशीन को चलाने में खर्च कर रहे हैं आप, वो क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है। या आपने कोई विशेष कार्य करना है, कोई स्पेशल काम करना है, उसके लिए नक्शा बनाना है, डिजाइन बनाना है, उस डिजाइन पर जो खर्चा होगा, क्योंकि देखिए अगर उस वस्तु को आप बनाओगे तो नक्शा तैयार कराओगे, अगर वस्तु नहीं बनेगी तो नक्शा भी तैयार नहीं होगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली उस वस्तु से। तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे, डायरेक्ट खर्चा कहेंगे। इनडायरेक्ट व्यय कौन सा हो सकता है? जो किसी विशेष कार्य या उपकार्य की प्रक्रिया में उत्पादन से संबंधित न होकर फैक्ट्री के समस्त उत्पादन या अनेक कार्यों से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं आप एक वस्तु बना रहे तो तभी खर्चा हो रहा है। आप उस वस्तु को बनाए, चाहे दूसरी वस्तु बनाए, चाहे तीसरी बनाए, चाहे कुछ दिन के लिए वस्तु ना बनाए, जो खर्चे होते रहते हैं उनको उससे अलग, विशेष वस्तु को बनाने से अलग, उनको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें, एक ठेकेदार एक जैसे 3 भवन का निर्माण कर रहा है। एक ही नक्शा बनाने पर उसको 500 रुपए का व्यय करता है, एक ही नक्शा। तो यह प्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा। अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा क्योंकि इस व्यय का संबंध तीनों मकानों से है। इसी प्रकार यदि किसी विशेषज्ञ को बुलाकर सभी विभागों की मशीनों को ठीक कराया जाए। कितने विभाग हैं? 3 विभाग हैं, तीनों की मशीनें सही करानी है। तो वो जो खर्चा है वो विशेषज्ञ को जो दिया गया पारिश्रमिक होगा, उसकी जो मजदूरी होगी, वो भी क्या होगा? अप्रत्यक्ष व्यय होगा। आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं और अलग-अलग विभाग हैं, हर विभाग के लिए एक ही श्रमिक आया, वो मशीनों को सही करके गया, तो वो व्यय क्या होगा? वो अप्रत्यक्ष व्यय हो जाएगा। और लास्ट होते हैं आपके ऊपरी व्यय। तो यहाँ पर अगर ओवरहेड की बात करें तो ये क्या होते हैं? ऊपरी व्यय का अभिप्राय ऐसे अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय के योग से है। इसमें तीनों आ जाते हैं। देखिए आपने सामग्री को, व्यय को और आपने आपने एक्सपेंसेस को दो जगह डिवाइड किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब उन सभी का जो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग ले आओ, श्रम का भी अप्रत्यक्ष भाग ले आओ, सामग्री का भी अप्रत्यक्ष भाग ले आओ और व्यय का भी अप्रत्यक्ष भाग ले आओ। इन सबको टोटल कर दो, तो ये होता है आपका ऊपरी व्यय। याद रखना, ये फॉर्मूला बन सकता है, ऊपरी व्यय इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष सामग्री प्लस अप्रत्यक्ष श्रम अप्रत्यक्ष व्यय। आपका आएगा ये एमसीक्यूज में आगे। इनका संबंध किसी विशेष कार्य को उत्पादन से न होकर समस्त उत्पादन लागत में अनेक कार्यों से होता है, परंतु किसी वस्तु इकाई की उत्पादन लागत में इसका हिस्सा निर्धारित करने के लिए किसी उचित आधार पर विभाजित किया जाता है। अंग्रेजी में ओवरहेड या ऑन कॉस्ट इनको कहा जाता है। विभाजित है, विभाजित नहीं, विभाजित। ठीक है, आधार पर इनको विभाजित किया जाएगा। ठीक है, इनका किसी एक विशेष कार्य को करने से संबंध नहीं होता। इनका तो सभी कार्य के लिए किए जाते हैं सारे खर्चे, अप्रत्यक्ष सामग्री हो, अप्रत्यक्ष व्यय हो, या आपका अप्रत्यक्ष आपकी श्रम हो। इन सब का जो है, इनको जो किया जाता है वो किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए किया जाता है। इसलिए किसी ना किसी आधार पर इनको अलग अलग बांट लेते हैं कि पहली वस्तु के लिए कितने आए अप्रत्यक्ष व्यय, दूसरी के लिए कितने आए, तीसरी कितने के आए। और इन्हें अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओवरहेड या ऑन कॉस्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इनको 3 भागों में बाँटना आपको, ऊपरी व्यय को। ये ज़रूरी है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर उसके एमसीक्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो कारखाना ऊपरी व्यय की अगर बात करें, तो इसमें आपका आता है कोई कारखाना है, ठीक है? उस कारखाने में जो भी कारखाना, उस कारखाने में जितनी भी अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत आती है, उस सबको आप क्या कहेंगे? कारखाना ऊपरी व्यय। और इसके अंतर्गत क्या आ सकता है? आपका कारखाना व्यय आ सकता है, अप्रत्यक्ष मजदूरी आ सकती है, अप्रत्यक्ष व्ययों का योग हो सकता है। इन सबको क्या कहते हैं? इनको कारखाना ऊपरी व्यय कहा जाता है। अगर उदाहरण की बात करें यहाँ पर, तो कारखाने का किराया हो सकता है, मशीनों को जारी रखने के लिए, कार्यरत रखने के लिए उनका आवश्यक तेल हो सकता है, मशीनों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले कपड़ा हो सकता है, उत्पादन में प्रयुक्त कम सामग्री की कीलें हो सकती हैं, सरेस हो सकता है, लेह या ग्रीस हो सकता है, धागा हो सकता है, या कारखाने का मैनेजर। कार
निरीक्षक, चौकीदार, फोरमैन, इन सबके वेतन पर किया गया खर्चा, प्लांट एवं मशीन का हिरास, विकास एवं शक्ति का व्यय, नक्शा कार्यालय के व्यय, श्रम कल्याण व्यय, ये सभी क्या होते हैं, ये कारखाना ऊपरी व्यय में आते हैं, जो भी कारखाने में खर्चे हो रहे हैं। आगे देखते हैं कार्यालय प्रशासन ऊपरी व्यय कौन से होंगे। इस शीर्ष के अंतर्गत व्ययों को शामिल किया जाता है जो कार्यालय के संचालन तथा संस्था के प्रशासन व प्रबंध के लिए किए जाते हैं। देखिए कारखाने के व्यय नहीं है, यहाँ पर क्या है, देखिए कारखाने में तो आप वस्तु बना रहे हैं, लेकिन ऑफिस में क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य वहां पर होता है, संचालन का वहां पर कार्य होता है। ठीक है, तो जो कार्यालय के संचालन, संस्था का प्रशासन, प्रबंध के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, कार्यालय या प्रशासन ऊपरी व्यय किए कहा जाता है। किसको, संचालन में, संस्था के प्रशासन में, प्रबंध में जो भी खर्चे किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्यालय या प्रशासन ऊपरी व्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए इसकी बात करें तो कार्यालय भवन का किराया हो सकता है, कार्यालय का, फैक्ट्री का नहीं, कार्यालय का किराया। बीमा हो सकता है, कार्यालय बिजली हो सकती है, पानी भी है, कार्यालय का हो सकता है, कार्यालय का टेलीफोन भी हो सकता है, कार्यालय की स्टेशनरी हो सकती है, डाक तार हो सकती है कार्यालय का, कार्यालय के प्रबंधकों और संचालक लिपिकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन हो सकता है, कार्यालय भवन एवं फर्नीचर की मरम्मत एवं हिरास कानूनी व्यय आदि, चंदे ये हो सकता है, चंदा तथा कार्यालय व्यय आदि, कुछ और अन्य कार्यालय व्यय हो। तो जितने भी कार्यालय के प्रशासन प्रबंध संचालन से संबंधित व्यय है उन सबको क्या बोलते हैं, कार्यालय व्यय बोलते हैं। और फैक्ट्री व्यय में क्या थे, किसी भी सामग्री किसी भी वस्तु को बनाने से रिलेटेड जो भी फैक्ट्री में खर्चे हो रहे थे। स्थाई, अब यहाँ पर तो आए आपके, यहाँ पर ये आपके फिनिश हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या समझा, आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा यहाँ पर व्यय, मूल, आ, लागत के तत्व देखे हमने, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो एलिमेंट को कॉस्ट में क्या थे, व्यय था, सामग्री थी, श्रम था। व्यय आपके प्रत्यक्ष हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। आपका श्रम क्या हो सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपकी सामग्री प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसके बाद हमने देखा कुछ ऊपरी व्यय, ओवरहेड्स देखे। उसमें हमने ये भी देखा कुछ कारखाना ऊपरी व्यय होते हैं और कुछ आपके कार्यालय ऊपरी व्यय होते हैं। कारखाना में वो होते हैं जो किसी माल को बनाने से संबंधित होते हैं, और प्रशासन प्रबंध और कार्यालय से रिलेटेड जो होते हैं, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव में, उनसे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो आपके आ जाते हैं ऑफिस ओवरहेड्स में। ठीक है, तो यहाँ देखने के बाद अब देखते हैं हमने कितना सीखा, अभी पता चल जाता है। चलो जल्दी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को। स्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब, स्थायी जो लागत प्रति इकाई में वृद्धि कब होगी, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होने पर, या प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत में कमी होने पर, या उत्पादन में वृद्धि होने पर, या उत्पादन में पात्रता घटने पर। तो क्या होगा, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज। स्थायी लागत की प्रति इकाई में वृद्धि कैसे होगी, देखिए जो फिक्स कॉस्ट है, मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट आपकी 1,000 रुपए है। अब आप इससे कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप 500 वस्तुएं बना रहे हैं। तो अगर 500 वस्तुओं पर इसको बांटेंगे तो 500 के डबल मतलब 2 रुपए, एक इकाई 2 रुपए आ रही है। लेकिन अगर ये आपने कम कर दिया, मैं देख भी रहा हूं कि आपको सही कुछ हाइट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या है आपका, 1,000 का हो गया यहाँ, तो 2 रुपए की एक वस्तु बन गई। लेकिन अगर वस्तुओं का ये कम हो जाता है, उत्पादन आप कम कर देते हो, अब की बार आप 1,000 रुपए, स्थायी लागत तो स्थायी रहनी है, फिक्स ही रहनी है। अब की बार आप 500 नहीं, अब की बार आप 200 चीजें बना रहे हैं। तो 200 वस्तुएं बनाओगे तो 200 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 रुपए आ रहा है। तो आप देखेंगे स्थायी जो लागतें होती हैं वो उत्पादन कम होने पे क्या होता है, बढ़ जाती हैं। तो ये उत्पादन घटने पर क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। ऑप्शन आपका क्या सही है, डी। क्यों बढ़ती हैं, कब इंक्रीज होती है, जब आपका प्रोडक्शन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण क्या है। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जो अगर वस्तु ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगी, कम बनाओगे तो कम बनाएगी। तो वो क्या, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अगर परिवर्तनशील लागत का ये उदाहरण है, देखिए अगर आप माल बनाएंगे तो ये जरूर 100% इसकी ये कॉस्ट ज्यादा आएगी। आप माल कम बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, आप मटेरियल तभी तो खरीद कर लाएंगे
आप मटेरियल तभी तो खरीद कर लाएंगे जब आप कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट में रखा जाता है मटेरियल को। सब कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मटेरियल कॉस्ट है ये तभी आती है जब आप अपना प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का कारण क्या होता है? इंक्रीज इन फिक्स एसेट, कह रहे हैं कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का कारण क्या होगा? क्यों बढ़ेंगी आपकी परिवर्तनशील लागत? तो स्थिर लागत में वृद्धि होने पर, विक्रय में वृद्धि होने पर, उत्पादन में वृद्धि होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर आप उत्पादन ज्यादा करेंगे तो आपकी परिवर्तनशील लागत भी ज्यादा आएगी। मतलब मटेरियल का एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा माल बनाओगे तो ज्यादा मटेरियल लाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल लागत एवं कारखाना उपरिव्यय के योग को निम्न नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, रूप से भी जाना जाता है। तो किसको? एक तो मूल लागत की बात हो रही है, मूल लागत, ठीक है। और दूसरी क्या हो रही है यहाँ पर? कारखाना। दूसरा क्या है? कारखाना ऊपरी व्यय। कारखाना ऊपरी व्यय, इन दोनों की बातें हो रही है। तो इनके योग को क्या कहा जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे आप, या इन दोनों को कॉस्ट प्रोडक्शन कहेंगे, टोटल कॉस्ट कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा इसको फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। इनके टोटल को क्या कहेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन स्थिर लागत का उदाहरण है? उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर स्थिर लागत पूछ रहा है, फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है। तो डायरेक्ट मटेरियल, या चेंजेबल एक्सपेंसेस, वर्कर मैनेजर सैलरी, या डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। वर्कर सैलरी ये क्या आता है? ये आपका स्थिर लागत में आता है। देखिए इसकी वेतन तो उतना ही जाएगा वर्कर का, चाहे आप माल कम बनाए या ज्यादा बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग लगने आग लगने के कारण सामग्री की हानि हो जाती है, तो लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू, तो इसको क्या कहोगे आप? एक ओवरहेड कहोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस कहेंगे, या नॉर्मल लॉस कहेंगे? तो ऑप्शन होगा सी, इसको एबनॉर्मल लॉस कहेंगे, जो कभी कभी होता है, ठीक है। और ये आपके कंट्रोल में भी नहीं होता है, कि बिजनेस से संबंधित नहीं होता। स्थिर लागत से संबंधित होता है, लेकिन माल बनाने या बेचने से नहीं होता। स्थिर लागत ऐसी लागतें होती हैं। तो फिक्स कॉस्ट किनको कहेंगे? कैसी लागत होंगी? फिक्स कॉस्ट क्या उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती हैं? फिक्स तो फिक्स ही रहती हैं। या ये उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं? तो ऑप्शन बी ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। परिवर्तनशील लागतें ऐसी लागत होती हैं जो प्रति इकाई स्थिर रहती हैं, या प्रति इकाई स्थिर नहीं रहती हैं, या उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका पहला होगा, प्रति इकाई स्थिर रहती हैं। परिवर्तनशील लागतें ऐसी लागतें होती है जो प्रति इकाई स्थिर रहती हैं। अगर आप प्रति इकाई निकालेंगे तो वो तो स्थिर ही रहेंगी। यह प्रति इकाई की बात है, प्रति ना होता तो फिर ये बदलती। विक्रय को चुकता के लिए किया गया वेतन माना जाएगा। विक्रयक मतलब सेल्समैन को सैलरी जो पेड की है अपने सेल्समैन को, तो उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कहेंगे, सेलिंग ओवरहेड्स कहेंगे। तो आप कहेंगे सेलिंग ओवरहेड्स। विक्रय उपरिव्यय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सेल्समैन की सैलरी को आप इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मत कह देना, क्या कहेंगे? सेलिंग ओवरहेड्स कहेंगे, विक्रय उपरिव्यय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी परिवर्तनशील व्यय होते हैं, तो सभी परिवर्तनशील जो व्यय होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, इनमें से कोई नहीं। परिवर्तनशील की बात कर रहे हैं, तो परिवर्तनशील क्या होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। परिवर्तनशील मतलब माल ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा व्यय होगा, कम बनाओगे तो आपका कम व्यय होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय के योग को क्या कहते हैं? तो देखिए आप जल्दी से इसका आंसर करके बताइए। स्थिर लागत कहेंगे, ओवरहेड्स कहेंगे, उत्पादन लागत कहेंगे, या मूल लागत कहेंगे? तो इनको क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी, मूल लागत। ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सभी नाम किस में आ जाते हैं? सभी प्रत्यक्ष को जोड़कर आपका क्या बनता है? सभी प्रत्यक्ष को जोड़कर आपका मूल लागत प्राइम कॉस्ट बन जाता है। यहाँ अप्रत्यक्ष का जिक्र नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रत्यक्ष, अब अप्रत्यक्ष की बात आ गई। अब अप्रत्यक्ष श्रम है, अप्रत्यक्ष सामग्री है, अप्रत्यक्ष व्यय है, इन सबके योग को क्या कहेंगे आप? इन सब के योग को क्या कहेंगे? इन्हें ऊपरी या ओवरहेड्स कहेंगे, ठीक है। इनको ओवरहेड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्थायी लागत प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि के साथ, जैसे आप वृद्धि करेंगे तो स्थायी लागत क्या होगी? प्रति इकाई बढ़ेगी, कम होगी? तो वो तो कम होगी। ये तो पहले में भी क्वेश्चन था। परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई, ये देखिए फ्लप्स बनाए हैं आपके लिए। क्या बनाए हैं? फ्लप्स बनाए हैं। इनको आपको फिल करना है। तो परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई क्या रहती हैं? स्थिर ही रहती हैं। ये भी डिस्कस हुआ था। मूल लागत तथा कारखाना उपरिव्यय के योग को क्या कहेंगे? मूल लागत और कारखाना उपरिव्यय को क्या कहेंगे?
तो इनके योग को कह रहे हैं मूल लागत, और कारखाना उपरिव्यय को क्या कहेंगे? तो इनको कहेंगे आपका कारखाना लागत। नेक्स्ट देखते हैं, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई उत्पादन में कमी के साथ क्या होंगी? परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई में उत्पादन में कमी के साथ परिवर्तनशील लागत क्या होंगी? तो ये क्या होंगी आपकी? स्थिर रहेंगी परिवर्तनशील, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया ना, प्रति इकाई। आग लगने के कारण सामग्री में हानि को क्या माना जाता है? अभी बात हुई थी, बस इतना है कि यहाँ पर ये फ्लप्स में आया है, आपके फ्लप्स बनाए हैं, तो एबनॉर्मल लॉस मानते हैं इसको। स्थिर लागतें ऐसी लागत होती हैं जो उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में परिवर्तन के साथ क्या होती हैं? स्थिर लागतें कम होती हैं, सॉरी स्थिर रहती हैं। स्थिर लागतें आपकी ये उत्पादन में आप परिवर्तन करेंगे तो भी स्थिर रहती है। मूल लागतों को क्या कहते हैं? और मूल लागत का दूसरा नाम क्या है? प्रत्यक्ष लागत। लागत में ऐसे व्यय संबंधी व्यय ही लेखे किए जाते हैं। लागत लेखों में किनका लेखा किया जाता है? उत्पादन, प्रशासन, वित्त या विपणन? तो इसमें केवल उत्पादन, प्रोडक्शन से संबंधित ही, अच्छा क्वेश्चन है, प्रोडक्शन से संबंधित, उत्पादन से संबंधित मदों का लेखा किया जाता है लागत में। ठीक है, तो यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए। यहाँ वीडियो आपकी फिनिश हो जाती है और आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप कुछ और चेंज चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए आपके लिए काफी मेहनत हो रही है, काफी कुछ आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो देखिए हम मानते हैं कि आपका हक है, हम जैसे अध्यापक से आपको ऐसी सामग्री लेने का हक है, लेकिन हमारा भी हक है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका, उसकी कुछ तो गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।